मेरा भाई अपनी बीवी को रोज मारता और कहता कि जाओ अपनी माँ से पैसे लेकर आओ। भाभी पैसे लाती तो भाई पैसे खा जाता और काम पर ना जाता। भाभी की माँ कर्जा उठाकर बेटी को पैसे देती और अब वो लोगों से कर्ज ले लेकर थक चुकी थी। वो बहुत गरीब थी। इस बार भाभी पैसे लेने गई तो उसकी माँ 3 दिन से भूखी थी और मरने वाली थी। भाभी खाली हाथ घर आई तो भाई ने लहू लुहान करके भाभी को निकाल दिया। 2 दिन बाद मैं भाभी के घर गई तो मुझे घर के अंदर से बदबू आ रही थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरा तो दिमाग ही चकरा गया, क्योंकि भाभी और उसकी माँ, भाभी दुल्हन बनी मेरी माँ के पास खड़ी एक एक चीज कॉटन से निकाल कर अम्मा को दिखा रही थी। बारिश का जोर अब मजीद तेज हो चुका था। बारिश का तेज होना था कि लाइट भी चली गई। हर सू अंधेरा छा चुका था। न जाने मेरी अम्मी ऐसा क्यों कर रही थीं। बेचारी भाभी तो पहले ही डरी सहमी थी। अब अम्मी का रवैया देखकर तो वो और भी ज्यादा घबरा चुकी थी। वो हाथ में चीजों की लिस्ट पकड़े खड़ी थी और एक एक चीज का नाम लेकर भाभी से पूछ रही थी कि फलां चीज किधर है, क्या फलां सामान लाई हो। उस वक्त जब दुल्हन को अपने कमरे में बैठकर दूल्हे का इंतजार करना चाहिए था, वहीं मेरी भाभी स्टोर में खड़ी डब्बे और कर्टन खोल खोल कर मेरी माँ को जहेज का सामान दिखा रही थी। लाइट गई तो अंधेरा हो गया। मेरी माँ फौरन से बोली, बहू इमरजेंसी लाइट कहाँ है, जरा ऑन तो करो। कैसा होलनाक अंधेरा फैला हुआ है, मेरा तो जी घबराता है इस अंधेरे से। तुम्हारे जहेज के सामान में टॉर्च तो होगी ना। अम्मा के मुंह से ये सुनकर मेरी भाभी को चुप लग चुकी थी। उसे चुप देखकर अम्मा ने फौरन अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और एक बार फिर तंजिया लहजे में बोली, क्यों, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें एक अदर टॉर्च देकर नहीं भेजा। उसी पल लाइट भी वापस आ चुकी थी, क्योंकि मौसम ठंडा हो गया था और बारिश रुक चुकी थी। मगर भाभी का चेहरा सुर्ख हो चुका था। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, आंखों में आंसू भी थे। वो फौरन हड़बड़ाकर बोली, खाला, उन्होंने मुझे वो हर चीज दी है जो वो दे सकते थे और जो लिस्ट में लिखा था, बस एक लाइट ही नहीं दी। वो भी मैं माँ से कहकर मंगवा लूंगी। भाभी का चेहरा यूं सुर्ख था कि गोया अभी धाड़े मार मार कर रोने लग जाएंगी। अम्मा ने बगैर लिहाज किए खड़े खड़े भाभी को बातें सुना दी और बोली कि आज ही अपनी माँ को कहकर टॉर्च मंगवाओ। एक टॉर्च तो दे नहीं सके, बात करते हैं। अम्मी के अल्फाज भाभी को बुरे लगे थे। मैं जानती थी। वो कमरे से बाहर गई तो मैं भाभी के पास चली आई। अभी उनके कंधे पर हाथ रखा ही था कि वो मुझसे दीवाना वार लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हिचकियां बन चुकी थी। वो रोते हुए बोली कि आयशा, तुम नहीं जानती मेरे माँ बाप ने कितनी मुश्किल से ये जहेज इकट्ठा किया है। उन्होंने हर वो चीज दी है जो तुम्हारी माँ ने कही थी। यकीन मानो, मेरी माँ ने अपनी माँ की निशानी यानी उनका सारा जेवर बेच डाला है, सिर्फ मेरे जहेज के लिए। मेरे अब्बा ने अपनी जमीन जिस पर हम अनाज उगाया करते थे, वो गिरवी रख कर पैसे इकट्ठे किए हैं ताकि मेरी अच्छे घर में शादी हो सके और मैं खुश रह सकूं। मैंने बड़ी मुश्किल से ये शादी की है, वरना मैं देख सकती थी मेरे वालिदैन की मुस्कुराहटों के पीछे छुपा हुआ दर्द। मैं तो रुखसत होकर यहाँ आ गई, मगर अब 2 से 3 दिन बाद कर्जदारों की लाइनें लगना शुरू हो जाएंगी। आखिर लाखों का कर्जा वो कैसे चुका सकेंगे। भाभी हिचकियां बांधे रो रही थी। उन्हें रोता देखकर मुझे शदीद दुख हुआ था। मैं उन्हें चुप करवाने लगी और तसल्ली देते हुए बोली कि खुदा सब बेहतर करेगा। मैं अम्मी की जानिब से माजरत ख्वाह हूँ। इतना कहकर मैं भाभी को बामुश्किल बहलाते हुए कमरे में लाई ताकि उनका मेकअप थोड़ा ठीक करके उन्हें उनके बेड पर बिठा सकूं। मगर इससे पहले ही भाई कमरे में आ चुका था। वो ही हुआ जिसका डर था। जब भाई ने अपनी बीवी को यूं बिखरी हालत में देखा तो मजीद आग बगोला हो गया। वो गिला करते हुए कहने लगा कि तुम पहली दुल्हन हो जो सुहाग रात को शोहर का इंतजार करने की बजाय नंद के साथ घूम रही हो। और ये हुलिया क्या बना रखा है, रो किस लिए रही हो। पहले अम्मी और अब भाई का बरसना देखकर भाभी खुद पर कंट्रोल ना रख सकी और मेरे पीछे मारे खौफ के छुपकर रोने लगी। वो आज भाई से पहली बार मिल रही थी। पहली ही मुलाकात पर भाई उन पर बरस पड़े थे। मैंने भाई को घूर कर देखा और बोली, भाई कुछ तो ख्याल करें, ये बीवी है आपकी और इन्हें अम्मी ने बुलाया था। मगर भाई ने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवाया
اور کمرے سے جانے کا کہا۔ میں جاتی بھی تو کیسے، بھابھی نے مجھے میرے دوپٹے سے پکڑ رکھا تھا، مگر خیر میں نے انہیں سمجھایا اور بھائی کو بھی اشاروں سے نرمی سے بات کرنے کا کہہ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی۔ مجھے وہ لمحے یاد آئے جب ہم بھابھی کے ہاں انہیں دیکھنے گئے تھے۔ اس سے پہلے کئی جگہ اماں اور خالہ بھائی کا رشتہ دیکھنے گئی تھی، مگر میری اماں کے اخلاق کے ساتھ ساتھ میرے بھائی کی کم تعلیم اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کا انداز دیکھ کر ہی سب رشتہ دینے سے انکار کر دیتے تھے۔ میں نے تو سب سے بڑی غلطی ہی یہاں آ کر دی تھی۔ اماں اور خالہ کی باتیں سن کر تو میرا سر شرم سے جھکتا چلا جا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اس گھر پر دوڑائی تھی۔ یہ معمولی سا کرائے کا مکان اور چند ضرورت کی اشیاء کے علاوہ یہاں کچھ نہیں تھا۔ مجھے تو اس گھر کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ میری بھابھی کے میکے والے ہم سے بھی گئے گزرے ہیں، مگر حیرت تو مجھے اپنی ماں پر تھی۔ انہوں نے تو پورے گاؤں میں اعلان کر رکھا تھا کہ بہو لاؤں گی تو ایسے گھر سے جو ٹرک بھر کر جہیز لائے گی۔ گاؤں کی عورتیں تو جل بھن جائیں گی جب میری بہو کا جہیز دیکھیں گی۔ جس روز ہم انہیں دیکھنے گئے تب میری بھابھی لائبہ ہمارے پاس چائے بنا کر لے آئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ وہ عمر میں میری ہی جتنی تھی، میٹرک تک پڑھی تھی۔ وہ ماں باپ کی پہلی اولاد تھی، اس کے بعد بھی 6 مزید بہنیں تھیں۔ خیر مجھے تو میری بھابھی بہت پسند آئی تھی۔ انتہائی خوبصورت اور نرم مٹھاس بھرا لہجہ رکھنے والی لڑکی تھی۔ چائے دیکھ کر جو ہی وہ میرے پاس بیٹھنے لگی تو میری خالہ فوراً بولی، ارے بیٹا بیٹھ کہاں رہی ہو، ذرا سامنے کھڑی ہو جاؤ، ہمیں دیکھنے تو دو، آخر ہمارے گھر کی بننے والی بہو ہے کیسی۔ لائبہ شرم سے مسکرا کر سامنے بطور نمائش کھڑی ہو گئی۔ میری خالہ ماں سے سرگوشی کرتے ہوئے بولی، باجی دیکھ لو ذرا دھیان سے، لڑکی میں کوئی نقص وغیرہ تو نہیں ہے، شکل و صورت سے تو ٹھیک ہی ہے۔ خالہ کی اس بات کو میرے ساتھ ساتھ لائبہ کی ماں بھی سن چکی تھی، مگر کیا کرتی، آخر بیٹی والی تھی۔ خالہ بار بار لائبہ کو گھما کر اور کہیں چلا کر یوں دیکھ رہی تھی گویا قربانی کے لیے جانور پسند کرنے آئی ہیں۔ مجھے تو سخت چڑ محسوس ہوئی تھی ان کے اس رویے سے۔ لڑکی کو اچھا خاصا دیکھنے کے بعد میری امی نے رشتے کے لیے ہاں کر دی اور پھر چند ہی روز میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں، مگر حیرت تو مجھے خالہ اور امی پر بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے مل کر جہیز کی فہرست تیار کی تھی، جسے دیکھ کر میں چکرا کر رہ گئی تھی۔ ہر اس چیز کا مطالبہ کر دیا تھا جو آج تک ہم نے اپنے گھر میں نہیں دیکھی تھی۔ مجھے تو بھابھی کے گھر والوں کی فکر ستانے لگی۔ امی کو سمجھانے کی بھی کوشش کی، مگر وہ تو مجھے جھڑک کر چپ کروا دیا کرتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا کرنے سے لڑکی والے ساری عمر نیچے لگ کر رہتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کی شادی خوب انجوائے کی تھی، مگر شادی کی رات ہی بیچاری بھابھی کو اماں اور بھائی نے آڑے ہاتھوں لیا تھا۔ 2 دن بعد ہی اماں نے بھابھی پر پورے گھر کی ذمہ داریاں ڈال دی تھیں۔ وہ ایک اچھی بہو کی طرح پورے گھر کے کام کرتی رہتی۔ بھائی کے بولنے کا انداز بے حد برا تھا۔ وہ اس قدر عجیب جاہلانہ انداز میں بولتے کہ مجھے خود برا لگتا تھا۔ بھابھی نے آہستہ آہستہ پورے گھر کی ذمہ داریاں سنبھال لی تھیں۔ ولیمے کے 1 ہفتے بعد بھابھی کی ماں اور اس کی بہنیں ملنے کے لیے ہمارے گھر آئیں تو اماں کا چہرہ اتر گیا۔ ایک ماں اور 6 بہنیں جب ایک قطار سے گھر میں داخل ہوئیں تو اماں کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ فوراً بلند آواز میں بولی کہ کیا یہ ریوڑ گھر میں گھسا چلا آ رہا ہے؟ بیٹی کا سسرال ہے، کوئی پکنک پوائنٹ نہیں ہے جو سب منہ اٹھا کر چلے آ رہے ہو۔ میں تو شرم سے زمین میں دھسنے لگی تھی، بس کوئی جگہ نہ ملی جہاں اپنا منہ چھپا سکوں۔ بھابھی جو خوشی سے اپنی ماں بہنوں سے ملنے جا رہی تھی ایک دم سے ٹھٹک گئیں، چہرہ تو مانو سفید پڑ چکا تھا۔ وہیں بھابھی کی ماں کے چہرے پر شرمندگی تھی اور وہ ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ بہن جی وہ بس بچیاں اپنی بہن کو یاد کر رہی تھیں، اس لیے سب ملنے چلے آئے۔ وہ تو اتنا ہی بول پائی تھی کہ ان کے چہرے پر موجود خوشیاں تو جیسے پھیکی پڑ گئی تھیں۔ بیچاری مجرموں کی طرح میری ماں کے سامنے کھڑی تھی۔ اماں نے پانی منہ میں لے کر کلی کی اور پھر بولی کہ بیٹی کو بیائے ابھی 1 ہفتہ بھر ہوا ہے اور یاد ستانے لگی، وہیں بھجوا دوں، رکھ لینا اپنی بچی کو اپنے پہلو میں۔ اماں اتنا کہہ کر طنز کرتے ہوئے کمرے میں چلی گئی، مگر جانے سے پہلے مجھے کہنے لگی چینی اور دودھ فالتو نہیں آیا، خبردار جو لوازمات پیش کیے سادے پانی پر ہی ٹرخاؤ اور چلتا کرو۔ یہ الفاظ وہاں موجود سبھی لوگوں نے سنے تھے۔ اماں نے جھولیاں بھر بھر کر بے عزتی کر دی تھی۔
वो लोग बमुश्किल 10-15 मिनट ही रुक पाए। अपनी बेटी से मिले, हाल अहवाल तो वो उसका देख ही चुके थे और फिर वापस बगैर कुछ खाए पिए चले गए। भाई भी दूसरे कमरे में मौजूद था, मगर बाहर आकर मिलने की कोशिश नहीं की। उन्हें घर से जाता देखकर भाभी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो दुपट्टे से आंखें साफ करने लगी और खामोशी से घर के कामों में लग गईं। मेरा भाई कोई नौकरी नहीं करता था, सुबह सवेरे घर से निकल जाया करता था और यूं ही दोस्तों के साथ सारा दिन गुजारने के बाद वापस घर आ जाया करता था। भाभी भाई से कहने लगी, आप कोई काम क्यों नहीं करते? अब तो मेरी जिम्मेदारी भी आप पर आ चुकी है, मुझे भी पैसों की जरूरत है। मगर भाई ने भाभी की हुई हर एक बात जाकर माँ को बताई। अम्मा तो जैसे उसी मौके की तलाश में थी, फौरन भाभी को अपने पास बुलाया और उसे डांटते हुए झिड़क कर कहने लगी, ये मेरा बेटा है, कमाए ना कमाए तुम्हें क्या मसला है? तुम कौन सा भूखी रहती हो, तीनों टाइम खाना खाकर ही सोती हो। भाभी ने तो ये एक राजदाराना बात अपने शोहर से की थी, मगर मेरा भाई तो हर बात ही माँ को बताया करता था। आखिरकार भाई ने कुछ वक्त बाद अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा कारोबार शुरू किया। इस कारोबार को शुरू करने के लिए उन्हें 1 लाख रुपए की जरूरत थी। उन्होंने अम्मी के सामने फरमाइश रखी। अम्मी ने तो फौरन हाथ खड़े कर दिए और बोली कि मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, जो भी पैसे थे वो तेरे वलीमे पर खर्च कर दिए। अब इतनी जरूरत है तो जाकर अपनी बीवी से बोल, अपने ससुरालियों से कह, वो ही तुझे पैसे देंगे। आखिर को उनकी बेटी की फरमाइश है कि उसका शोहर कोई काम करे। इतना सुनना था कि भाई भाभी के पास गया और जाकर कहने लगा कि मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है, तुम जाकर अपने वालिदैन से कहो कि मुझे पैसे दे दे। भाभी तो परेशान हो चुकी थी। आखिर उसके वालिदैन इतने पैसे कहाँ से देते? पहले ही उन पर शादी का कर्ज चढ़ चुका था। मगर भाई ने उन्हें सख्त लहजे में तलकीन की कि मुझे पैसे लाकर दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मजबूरन भाभी को अपने मेके जाना पड़ा और उन्हें वो सब बताया जो भाई कह रहे थे। वो भी मजबूर थे, अपनी बेटी का घर बसाना चाहते थे, इसलिए भाभी के बाप ने कहीं से मांग तांग कर 70,000 रुपए मेरे भाई के हवाले किए। भाभी जब वापस आई और आकर वो पैसे भाई को दिए तो वो नागवारी से भाभी को देखने लगे कि उनके पैसे पूरे नहीं थे। उन्होंने फिर भी भाभी को बेहद बातें सुनाई और वो पैसे लेकर घर से चले गए। कुछ रोज तक तो भाई घर में ही दाखिल ना हुआ। हम सब परेशान होने लगे कि आखिर ऐसा कौन सा बिजनेस था जो वो अभी तक घर नहीं आ रहे थे। उनसे तो हमारा राब्ता ही बंद हो चुका था। मगर फिर 3 रोज बाद भाई घर वापस आए और अम्मा से कहने लगे कि अम्मा, वो पैसे तो मुझसे यूं ही दोस्तों में खर्च हो गए, मुझ पर तो बिजनेस के नाम पर कर्ज भी चढ़ चुका है। एक तो पहले ही 70,000 था, इन पैसों में से मैंने कुछ खाने पीने में उड़ा दिए हैं। एक बार फिर अम्मा और भाई ने भाभी को तंग करना शुरू कर दिया कि वो जाकर अपने मेके से पैसे लेकर आएं। भाभी थोड़ा परेशान हो चुकी थी क्योंकि उनके वालिदैन पहले से ही कर्ज में डूबे थे। वो मेरे पास आई और आकर रोने लगी, कहने लगी कि मैं मजीद रकम कहाँ से लाऊं? मेरे वालिदैन पहले ही कर्ज में डूबे हैं, उन्हें हर जगह से वैसे ही दबाव डाला जा रहा है। मैंने अपनी तरफ से अम्मी और भाई को बहुत समझाने की कोशिश की कि भाभी इतनी रकम नहीं ला सकती, उनके वालिदैन पहले ही कर्ज में डूबे हुए हैं। मगर भाई ने तो बुलंद आवाज में भाभी को बातें सुनाना शुरू कर दी थी। वो उन्हें गाली गलौज देने पर उतर आए थे। उस वक्त जब मेरी नजर दरवाजे की जानिब पड़ी तो मैं दंग रह गई। भाभी के अब्बू दरवाजे के पास खड़े थे और सारी बातें सुन चुके थे। अपनी बेटी की यूं तजलील और बेइज्जती सुनकर उनका हाथ अपने सीने पर जा चुका था। उन्होंने अपनी बेटी को खुद से बड़े घर में देकर उसकी खुशियां चाही थीं, इसलिए बहुत सा कर्ज उठाया था कि उनकी बेटी घर में खुश रहे। मगर इसके बावजूद उनकी बेटी की इज्जत 2 कौड़ी की भी ना थी। ये देखकर उनको हार्ट अटैक आया और वो वहीं बेहोश होकर गिर गए। भाभी की जान पर बनाई थी। भाई फौरन से भाभी के अब्बू को अस्पताल लेकर गए, मगर वो तो वफात पा चुके थे। ये सदमा भाभी और उनकी माँ और बहनों के लिए बहुत बड़ा था। आखिर वही तो उन सबके वाहिद कफील थे। मगर इसके बावजूद मरने के बाद हमारे गांव की रीतो रिवाज के मुताबिक खाने पीने का खर्चा और इस जैसे तमाम तर इंतजामात उन्होंने खुद ही अदा किए थे। मेरी अम्मी और भाई ने तो उनकी जरा बराबर भी कोई मदद ना की थी। उल्टा बात पर बात
नाक मुंह चढ़ाकर तंज करने लगते थे। भाभी को अपने मेके में सिर्फ 3 दिन ही रहने की इजाजत मिली थी। उसके बाद मेरी माँ गई और भाभी को वापस अपने घर ले आई। अब तो भाभी की जिंदगी अम्मी ने मजीद अजीरन कर दी थी। वो बात बात पर उन्हें ताने दिया करती थी। भाई का रवैया तो पहले ही भाभी के साथ कुछ अच्छा नहीं था। वो तो अपनी बीवी को इज्जत का मकाम भी नहीं दे पाए थे। कुछ वक्त यूं ही गुजरा और एक बार फिर भाई ने बिजनेस के नाम पर कुछ कर्ज उठाया और वो नुकसान में चला गया। और एक बार फिर भाभी पर दबाव डालने लगे कि जाकर अपनी माँ से कहो मुझे पैसे दे, मगर भाभी ऐसा कैसे करती। भाई से जुबान दराजी करते हुए कहने लगी कि मेरी माँ अब पैसे नहीं देगी। अब उनके पास सिर्फ वो घर ही बचा है जिसमें वो रहते हैं। उन्होंने अपनी जमीन तक तो बेच दी है क्योंकि वो मेरी शादी का खर्च नहीं उतार पा रहे थे। इसके बावजूद आप मुझसे और पैसे मांग रहे हैं। मेरे सर पर तो मेरे बाप का साया भी नहीं रहा। अब तो मुझ पर रहम करें। भाई ने जब भाभी के मुंह से ये सुना तो वो गुस्से से भाभी को देखते हुए उन्हें थप्पड़ मारने लगे और उसके बाद मारते ही चले गए। मैंने आगे बढ़कर भाई को रोकना चाहा तो उन्होंने मुझे भी धक्के देकर दूर कर दिया और कहने लगे कि ये कैसी बदतमीज बीवी मेरी माँ ले आई है जो मुझसे जुबान चलाती है। भाभी जमीन पर गिर चुकी थी और फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने भाई को उनसे दूर किया और भाभी को उठाकर अपने कमरे में ले गई। वो रो रही थी। आखिर उनके साथ हो भी तो ज्यादती रही थी। अब तो भाई का रोज का मामूल बन चुका था। वो रोजाना भाभी को घर से निकाल देते कि जाओ जाकर अपनी अम्मी से पैसे मांग कर लाओ। भाभी रोज जाती और खाली हाथ वापस आ जाती। उन्हें खाली हाथ देकर भाई एक बार फिर भाभी पर तशद्दुद करना शुरू कर देता। अम्मा भी भाई को मजीद तैश दिलाती थी और मारो, ये मार खाएगी तभी पैसे लेकर आएगी। एक रोज तो भाभी फट पड़ी। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। वो रोते हुए कहने लगी कि मेरी माँ मुझे कैसे पैसे देगी। उनके घर तो 10 रुपए का नोट भी मौजूद नहीं है। कितने ही दिनों से उनके यहाँ खाना नहीं बना। घर में मौजूद थोड़े बहुत आटे से वो रोटी बनाकर अपना गुजारा कर रहे थे। इस हालत में वो मुझे कैसे पैसे दे सकते हैं। खुदारा उनकी हालत पर रहम करें और बेकसूर मुझे सजावार ना ठहराएं। भाई कहने लगा अगर तुम लोग अब मुझे पैसे नहीं दे सकते तो फिर तेरा मकसद क्या है मेरी जिंदगी में। अम्मा भी फौरन वहां पहुंची और गुस्से से बोली हाँ, जब तू पैसे नहीं दे सकती तो फिर अब हमारे घर में रहने का भी तेरा कोई हक नहीं है। इतना कहना था कि भाई ने भाभी को तलाक दे दी। वो जैसे जैसे तलाक दे रहे थे भाभी आगे बढ़कर रोते हुए उनके मुंह पर हाथ रखने की कोशिश कर रही थी कि खुदारा मुझ पर ये जुल्म मत करे, मगर भाई ने 3 बार तलाक बोलकर ही छोड़ा था और फिर भाभी को मारकर उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया। कितनी देर भाभी दरवाजे के पास बैठकर रोती चिल्लाती रही और मैं वहीं अम्मी और भाई को देखकर रोने लगी और उनसे कहने लगी कि मैं भी आप लोगों से जुबान दराजी कर रही हूँ, मुझे भी मारकर निकाल दे। आखिर क्या बिगाड़ा था इस मासूम लड़की ने जो आपने उसके साथ इतना बड़ा जुल्म किया। ये मत भूलें कि ये दुनिया मकाफाते अमल है। आज आपने किसी की बेटी के साथ ऐसा सलूक किया है तो कल मेरे साथ भी ये सब होगा जो भाभी के साथ हुआ है। मगर आपको क्या, जो शख्स अपनी बीवी की इज्जत ना कर सका उसके दिल में अपनी बहन की क्या इज्जत होगी। अगर मुझसे मोहब्बत होती तो शायद आप अपनी बीवी की भी इज्जत कर लेते। भाभी रोते हुए वहां से जा चुकी थी। कुछ रोज यूं ही खामोशी की नजर हो गए। चंद रोज बाद जब मैं भाभी के घर के बाहर से गुजरी तो मैंने देखा कि उनके घर का दरवाजा खुला था। मैं शर्मिंदा थी मगर फिर भी मैं घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा भाभी और उनकी बहनें जिंदा लाशों की तरह घर में बैठी थी। उन्हें देखकर मुझे रोना आया और मैं उनसे माफी मांगने लगी, मगर मैं सोच चुकी थी कि अब मुझे आगे क्या करना है। चंद रोज बाद मेरे भाई को एक नोटिस मिला जिसमें दर्ज था कि वो मेरी भाभी के हिस्से का जहेज का सारा सामान और उनके अब्बू से लिया गया कर्ज उन्हें वापस कर दें। वो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर था। भाई और माँ के कानों से धुआं निकला था। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि भाभी इतनी चालाक भी हो सकती हैं, मगर फिर भी आदत से मजबूर होकर दोनों भाभी को ही बातें सुनाने लगे। मगर चूंकि कोर्ट का ऑर्डर था इसलिए हमें मानना पड़ा। भाभी के जहेज का सारा सामान और कर्ज की सूरत में लिए गए पैसे सब कुछ उन्होंने भाभी को कोर्ट के जरिए वापस करना था।
मैं खुश और मुतमईन थी, मगर ये सब करने के लिए अम्मा को अपना मकान बेचकर किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा था। उसके बाद मैंने भाभी और उसकी बहनों को मशवरा दिया, जिसके बाद उन्होंने घर में एक छोटा सा सिलाई सेंटर खोल लिया। उनकी बहनें और माँ इंतहाई मेहनती थी। वो लोगों के कपड़े सिलाई करने के साथ साथ सिखाते हुए अपना अच्छा गुजर बसर करने लगी। मगर आज तक मैंने अपनी अम्मी और भाई को भिनक भी नहीं लगने दी कि मैंने ही भाभी के साथ कोर्ट में जाकर उनका साथ दिया था और अपनी माँ और भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। शायद इसी का सिला है कि मेरी शादी एक अच्छे घराने में हो गई थी। आज मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ, मगर मेरी माँ और मेरा भाई एक वक्त की रोटी के लिए भी मोहताज हैं। उनके हालात बहुत खराब हैं और ये सब उनके साथ उन्हीं की अपनी हरकतों की वजह से हुआ है।